नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रधानमंत्री पद की गरिमा बहुत होती है। संविधान ने उन्हें अपार अधिकार दे रखा है। संविधान ने उन्हें लोकतंत्र का प्रमुख बनाया है और उस संविधान की गरिमा रखना, लोकतंत्र की गरिमा रखना, लोकतंत्र के चारों स्तंभों की गरिमा रखना प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। और इस कर्तव्य को तमाम प्रधानमंत्रियों ने निभाया भी है। लेकिन आज जिस तरह से लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, लोकतंत्र पर संकट के काले बादल मंडराने लगे हैं और लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रह गया है। ऐसे में अगर हमारे प्रधानमंत्री जिस संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं वहां पर अपने दायित्व को ठीक ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं तो इसे क्या कहा जाएगा। दायित्व को ठीक ढंग से निभाने की बात तो दूर, संवैधानिक पद की गरिमा को भी नहीं सुरक्षित रख पा रहे हैं। एक से नहीं, बहुत से उदाहरण हैं जब से प्रधानमंत्री मोदी 2014 में सत्तारूढ़ हुए हैं। आप सोच रहे होंगे मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं। तो आप वीडियो वायरल तमाम से हो रहे हैं, आपने देखा होगा कि किस तरह से सत्यपाल मलिक जो मणिपुर के राज्यपाल हैं, उन्होंने जिस ढंग से, जिस भाषा में, जिस लहजे में प्रधानमंत्री से बात किया और प्रधानमंत्री ने जिस भाषा में, जिस लहजे में उनके बात का प्रत्युत्तर दिया, वो लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री से मिलने के बाद, कई दिनों के बाद या कहें कई सप्ताह के बाद खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री से मैं मिला था किसान आंदोलन को लेकर के और 5 मिनट में ही उनसे लड़ाई हो गई। और वो लड़ाई इस स्तर पर हुई कि लगा ही नहीं कि दोनों व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उन्हें संविधान की चिंता है, उन्हें लोकतंत्र की चिंता है, उन्हें देश की चिंता है। सत्यपाल मलिक जो एक समाजवादी रहे हैं पहले, बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के दक्षिणपंथी हो गए थे, अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुकृत्यों का खुलासा किया और आए दिन सरकार को चेताते रहते हैं उसकी गलतियों पर। और खास करके किसान आंदोलन पर उन्होंने जितना मुखर होकर के आवाज उठाई, उतना तो विपक्ष भी नहीं उठाया, उतना तो स्वतंत्र पत्रकारों ने नहीं उठाया होगा। बहरहाल किसान आंदोलन अभी स्थगित है और लेकिन जिस बात को सत्यपाल मलिक ने कल उद्घाटित किया है और उन्होंने बिना पूछे इस बात को बताया है, उससे 2 चीजें साबित होती हैं कि प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा कि आप किसानों के बारे में क्या सोचते हैं। इन किसानों ने, 500 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। तो प्रधानमंत्री का उत्तर था, क्या हत्या हमारे लिए कर ली है? और इन सब विषयों पर जाकर के अमित शाह से मुलाकात कीजिए। तो 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट जितना भी प्रधानमंत्री और
उपराज्यपाल राज्यपाल मणिपुर के सतपाल मलिक की बात हुई हो, लेकिन दोनों की बात कम, तकरार बहुत ज्यादा थी, जो कि सार्वजनिक हो गई। सतपाल मलिक पहुंचते हैं अमित शाह के पास, गृह मंत्री के पास, और गृह मंत्री ने जिस भाषा में और जो शब्द बोले, आज उससे लोगों को आशंका हो रही है कि क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच भी नहीं बन रही है, क्या इनके बीच भी मतभेद खड़े हो गए हैं। तो साथियों, माना यह जाता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेनापति हैं अमित शाह, दाहिने हाथ हैं अमित शाह, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां चल रही हैं, पार्टी की गतिविधियां चल रही हैं, और चुनाव जीतने के लिए जायज नाजायज तरीके अपनाए जा रहे हैं, इससे एक बार फिर सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब एक पार्टी न रह करके बल्कि हिंदू पंथी कट्टरपंथी संगठनों की तरह काम कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी गोडसे की समर्थक हो गई है या गांधी की? दिखाने के लिए तो गांधी की बात करते हैं, लेकिन जितने भी हिंदू संगठन हैं सभी गोडसे की जय जयकार कर रहे हैं। ऐसे समय में जब 5 राज्यों के चुनाव आए हुए हैं और उनकी घोषणा, अधिसूचना चुनाव आयोग किसी भी समय कर सकता है, 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में घोषणा हो जाएगी। तो साथियों, हमारा यह कहना है कि प्रधानमंत्री को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, संवैधानिक मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, और कुछ ऐसी अनहोनी नहीं होने देना चाहिए जैसी हरिद्वार में हुई है, जैसी चित्रकूट में हुई है, जैसी छत्तीसगढ़ में हुई है, रायपुर में हुई है। इन सभी घटनाओं की नजर न सिर्फ हमारी, आपकी और देश की रहती है, बल्कि दुनिया की नजर रहती है भारत में हो रही राजनीतिक गतिविधियों की। और दुनिया के देशों में यह संदेश जाता है कि भारत एक कट्टरपंथी, दक्षिणपंथी संगठन का गुलाम हो गया है और वहां सब कुछ सही नहीं चल रहा है और वहां का लोकतंत्र खतरे में है। आपस में ही वहां हिंदू मुस्लिम के नाम पर वैमनस्य फैलाया जा रहा है और एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है, उनका नरसंहार करने की बात कही जा रही है, लेकिन शासन, प्रशासन, पुलिस व्यवस्था सब चुप है। तो साथियों, क्या हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा? क्या हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा? क्या हमारे संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं को सद्बुद्धि नहीं आएगी? और क्या हमारा देश एक बहुत बड़े गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? आज इन विषयों पर खुल करके बुद्धिजीवी समाज में, पत्रकारों के बीच, लेखकों के बीच, सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा हो रही है। कोई कह रहा है कि भारत गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, कोई कह रहा है कि भारत का प्रजातंत्र खतरे में है, कोई कह रहा है संविधान खतरे में है, कोई कह रहा है कि राष्ट्र ही खतरे में है और हिंदू राष्ट्र बनाने की घिनौनी हरकत, घिनौनी कोशिश की जा रही है। बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है इस देश में, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में सत्तारूढ़ हुए हैं तभी से। लेकिन अब जब 5 राज्यों के चुनाव आए हैं और धीरे धीरे लोकसभा चुनाव भी नजदीक आते जा रहे हैं, तो सांप्रदायिक शक्तियों, कट्टरपंथी शक्तियों में पता नहीं कहां से ऐसी ऊर्जा आ रही है कि वे देश विरोधी गतिविधियों में, राष्ट्र को तोड़ने वाली आपत्तिजनक बातों में आ गई। एक तरफ
हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, जबरदस्ती हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है और उसके लिए मरने मार डालने की बात चल रही है। और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय पर निशाना साधा जा रहा है, उनका कत्लेआम करने की बात कही जा रही है। आज तक इन 73 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा आज हो रहा है। कई मायनों में हमारा देश आज जो हो रहा है, कई मायनों में ऐसा है कि हमारे देश में जो कुछ आज हो रहा है वो पहले नहीं हुआ, और जो पहले हुआ है वो आज नहीं हो रहा है। एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग चल रही है, उसके लिए मार डालने की, काट डालने की और गृह युद्ध छेड़ने की बात चल रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम संप्रदाय पर निशाना साधा जा रहा है, उन्हें आतंकवादी, कट्टरपंथी, हादसा करने वाले, बलवा दंगा करने वाले तो पहले से ही कहा जाता रहा है, लेकिन अब उन्हें उनका कत्लेआम करने की बात कही जा रही है। ऐसी बातें हो रही हैं देश में जिससे कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं एक संवेदनशील व्यक्ति के, और हमारी सरकार है, हमारी न्याय व्यवस्था है, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा। जो सुप्रीम कोर्ट किसानों की हत्या, किसानों को कुचलने के मामले में, लखीमपुर खीरी के कांड में स्वतः संज्ञान लेता है, आज वही सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा हुआ है। देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट को सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद न तो गृह मंत्रालय इन सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है और न सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले रहा है। 75 से अधिक वकीलों, जजों, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारियों की चिट्ठी लिखने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट सो रहा है। क्या कहा जाए इसे, कि सुप्रीम कोर्ट भी तटस्थ हो जाना चाहता है इन समस्याओं से। सुप्रीम कोर्ट की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर नियंत्रण स्थापित करे जो अनियंत्रित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट क्या गृह मंत्रालय को आदेश नहीं दे सकता है कि तत्काल प्रभाव से सांप्रदायिक गतिविधियों को रोका जाए? सुप्रीम कोर्ट क्या यह आदेश नहीं दे सकता है कि रात में लॉकडाउन और दिन में रैलियां क्यों हो रही हैं, इन रैलियों पर क्यों नहीं रोक लगाया जा रहा है? और सुप्रीम कोर्ट क्या यह नहीं देख रहा है कि अपराध बढ़ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, सांप्रदायिक तत्व काट डालने, मार डालने, लड़ाने हिंदू राष्ट्र के लिए क्या क्या करने के लिए आए दिन सभाएं कर रहे हैं, और उन सभाओं में न सिर्फ राष्ट्र को तोड़ने की बात कही जा रही है, बल्कि राष्ट्रपिता को भी निशाना बनाया जा रहा है। राष्ट्रपिता के खिलाफ अपशब्द कहे जा रहे हैं, राष्ट्रपिता को गालियां दी जा रही हैं, राष्ट्रपिता की इज्जत तार तार की जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, गृह मंत्रालय देख रहा है। क्या कहा जाए इसे? तो साथियों, आज प्रधानमंत्री को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, राष्ट्रपति को सोचना होगा, आत्ममंथन करना होगा कि कैसे हमारा देश एक था, एक रहे, और सांप्रदायिक शक्तियों को कैसे नेस्तनाबूद किया जा सकता है, कैसे हिंदू राष्ट्र की मांग को दबाया जा सकता है, कैसे चीन जैसे देश को, जो हमारे
हिस्से पर कब्जा कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के तमाम क्षेत्रों पर अपने गांव बसा लिया है और वहां के कल्चर के अनुसार वहां का नाम बदला जा रहा है। तो न केवल हमारे देश में आंतरिक शक्तियां काबू के बाहर हो गई हैं, बल्कि बाहरी शक्तियां चीन जैसे देश भी खतरे का सबब बन गया है। तो आंतरिक गतिविधियों से और बाह्य गतिविधियों से क्या हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रूबरू नहीं होते हैं? क्या इन्हें राष्ट्र की चिंता नहीं है? अगर है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? पाकिस्तान को तो आंखें दिखाई जाती है, पाकिस्तान को तो पीओके का हिस्सा छीन लिए जाने की बात की जाती है, पाकिस्तान को तो कहा जाता है कि तुम एक मारोगे तो हम 10 को मारेंगे। तो ये सब मूल मंत्र चीन के खिलाफ क्यों नहीं लागू होते, जो हमारी धरती पर कब्जा करता जा रहा है और विपक्ष भी नपुंसक बैठा हुआ है। विपक्ष का जो काम है वो नहीं कर रहा है, डर रहा है, ईडी से डर रहा है, सीबीआई से डर रहा है, इनकम टैक्स से डर रहा है। अगर जो कोई आवाज उठाएगा उसके खिलाफ इन एजेंसियों को छोड़ दिया जाएगा, कुत्तों की तरह टूट पड़ेंगे उनके ऊपर। इसलिए विपक्ष भी डरा हुआ है। एक लोकतंत्र में अगर हमारी इतना ही डर विपक्षी पार्टियों को है तो उन्हें विपक्ष में रहने की जरूरत ही नहीं है। और सत्ता पक्ष जो खुद मूक दर्शक बन करके राष्ट्र में तोड़ने वाली गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, अगर कोई कार्रवाई सांप्रदायिक शक्तियों पर, हिंदू राष्ट्र बनाने वाली शक्तियों पर, मुसलमानों को काट डालने, मार डालने, नरसंहार करने वाली शक्तियों पर अगर कोई कानून, कोई मुकदमा नहीं करता है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता है, तो इसका मतलब है कि सत्ता भी समर्थक है उन गतिविधियों के लिए जिन गतिविधियों में सांप्रदायिक शक्तियां लगी हुई। प्रधानमंत्री अपने पद के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं और प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा को तार तार कर चुके हैं और तार तार करते जा रहे हैं। जिस तरह से चुनाव में उनकी बयानबाजी होती है, जिस तरह से विपक्ष पर उनका प्रहार होता है, उसमें वे सारी मर्यादाओं को भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री होने का एहसास भी उन्हें नहीं रह जाता है कि वे एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। कोई प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के समय बंगाल में दीदी ओ दीदी का नारा लगाए, जैसा कि ये गुंडे मवाली सड़कों पर लगाते हैं, लड़कियों को पर फप्तियां कसते हैं, छेड़खानी करते हैं, तब इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो शब्द अगर कोई प्रधानमंत्री अपने विपक्ष में लड़ रही ममता को अगर कहते हैं दीदी ओ दीदी, तो क्या ये लोकतंत्र के लिए शुभ है? क्या ये एक मर्यादित भाषा है? इसी तरह से अगर कोई कुत्ते का पिल्ला गाड़ी के नीचे आ जाता है तो प्रधानमंत्री को बहुत कष्ट होता है, उसके लिए पत्र लिखते हैं, ट्वीट लिखते हैं। लेकिन 700 से अधिक किसान मारे गए और उनकी बात को लेकर के जब गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक उनके पास पहुंचते हैं तो कहते हैं कि क्या हमारे लिए मरे हैं? और इन 750 लोगों, मृतकों, शहीदों के लिए उनके पास 2 शब्द नहीं है। कुत्ते के पिल्ले के मरने पर उनके लिए उनके पास शब्द हैं, उसके लिए पत्र लिखते हैं, ट्वीट करते हैं। लेकिन 750 के किसानों के मारे जाने के पास के लिए न उनके पास आंकड़ा है और न उनके पास संवेदना है और न उन्हें श्रद्धांजलि देने की जरूरत महसूस होती है।
और एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने किसानों से माफी मांग लिया, और दूसरी तरफ और सारे कृषि कानून वापस कर लिया, किसानों की सारी बातें मान ली गई। लेकिन दूसरी तरफ किसान अभी भी नाराज बैठे हैं, और जो गतिविधियां सरकार की चल रही हैं, न तो एमएसपी पर गारंटी के लिए कानून बनाने की कोई तैयारी हो रही है, और न अभी तक कमेटी बनाई गई है, और न किसानों को रिहा किया गया है, और न किसानों के ऊपर लगे मुकदमे को वापस लिया गया है। अलबत्ते जब पूछा जाता है कि 500 किसान जो मरे हैं, इन्होंने भी आपको वोट देकर के राजा बनाया था, 700 किसान 750 किसान जो मरे हैं, इन्होंने आपको राजा बनाया था, तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि आप जाइए गृह मंत्री अमित शाह से मिलिए। और अमित शाह ने जिस तरह से बात की, उससे प्रधानमंत्री की पद और प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, और अमित शाह और प्रधानमंत्री के बीच सब कुछ अच्छा नहीं है, यह बात भी ध्वनित होती है। तो साथियों, हमारे प्रधानमंत्री क्या अहंकारी हो गए हैं? क्या घमंडी हो गए हैं? जी हां, इस बात को सतपाल मलिक ने ही कहा है कि प्रधानमंत्री अहंकारी हो गए हैं, घमंडी हो गए हैं, और उनका अहंकार और घमंड अगर कोई तोड़ेगा तो वो देश की जनता ही तोड़ेगी। प्रधानमंत्री आज कई रूपों में जाने जाते हैं। कोई उन्हें बहुरूपिया कहता है, 2-2 घंटे पर ड्रेस बदलने वाले, बनारस में जाकर के कुछ ही घंटों में 7 बार उन्होंने ड्रेस बदला था। कुछ लोग जुमलेबाज कहते हैं, बहुत से जुमले हैं, 15 लाख से लेकर के और अभी तक के तमाम जुमले ही जुमले हैं जिसे कि वे सार्थक नहीं कर सके हैं। पाखंडी हैं, उन्होंने कभी कहा कि गणेश की सर्जरी हुई थी और उनके सिर पर हाथी का सिर लगाया गया था। इसका मतलब कि भारत में बहुत पहले से सर्जरी होती रही है और भारत का विज्ञान सर्जरी में था। तो साथियों, क्या यह साबित करता है कि प्रधानमंत्री एक पाखंडी भी हैं? आरएसएस में से आए हैं, इन्होंने पहले कहा था, प्रधानमंत्री बनते ही कहा था कि हम आरएसएस से आए हैं और आज भी आरएसएस के प्रचारक हैं। लेकिन आरएसएस के प्रचारक रहते हुए प्रधानमंत्री अगर आप हैं, तो क्या आरएसएस के पाखंड को, आरएसएस की आतंकवादी गतिविधियों को आप भी बढ़ावा देंगे? आपको सोचना होगा प्रधानमंत्री, और आप नहीं सोचेंगे तो मतदाता सोचेंगे। जिन्होंने आपको जिताया है वे आपको हरा भी सकते हैं आने वाले चुनाव में, वो चाहे 5 राज्यों के चुनाव हो और चाहे केंद्र के लोकसभा के। बहुत बहुत धन्यवाद।